2025 में जिस भव्य आयोजन पर दुनिया की नजर है उसमें महाकुंभ एक है। इस महाआयोजन में अब महज 10 दिन शेष बचे हैं। 10 दिन बाद संगम नगरी की जो नजारा होगा वो बेहद अद्भुत होने वाला है। भले ही अभी 10 दिन बाकी हैं, लेकिन कुंभ की नगरी में रंग अभी से बिखरने लगे हैं। कुंभ में साधु संतों का पहुंचना लगातार शुरू हो चुका है। महाकुंभ में अखाड़ों के लिए त्रिवेणी मार्ग पर अखाड़ा नगर बसाया गया है। अखाड़ा नगर में बसाई गई अखाड़े की छावनी में लगातार अखाड़े का प्रवेश हो रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को शैव परंपरा के श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़े की पेशवाई हुई और महाकुंभ छावनी प्रवेश में शोभा यात्रा निकाली गई। अटल अखाड़े की शोभा यात्रा में आस्था और संस्कृति के तमाम रंग देखने को मिले। गाजे बाजे के साथ रथों पर सवार होकर साधु संत बांध से संगम के लिए रवाना हुए। संतों के जुलूस में संत महंत और महामंडलेश्वर नागा संत नाचते गाते नजर आए। वहीं कुंभ में इस साल बहुत कुछ खास होने वाला है। उसमें से एक महाकुंभ में महिला बटुक गंगा आरती करने जा रही है, यानी पुरुषों की जगह महिला बटुक गंगा आरती करेंगी। ये पहल जय त्रिवेणी जय प्रयागराज संस्था की ओर से की गई है। चलिए अब आपको अटल अखाड़े की कुछ खास तस्वीरें दिखाते हैं। अटल अखाड़ा जब संगम नगरी पहुंचा तो अखाड़े ने भव्य शोभा यात्रा निकाली, जिसमें आस्था और संस्कृति के तमाम रंग देखने को मिले। गाजे बाजे के साथ रथों पर सवार होकर साधु संत बांध से संगम पहुंचे। संतों के जुलूस में संत महंत और महामंडलेश्वर नागा संत नाचते गाते नजर आए। जगह जगह श्रद्धालु संतों पर पुष्प वर्षा भी कर रहे थे। इस बीच अटल अखाड़े के साधुओं ने कहा कि वे संगम की रेती पर धर्म और आध्यात्म की अलख लगाने निकले हैं। हमारे देवता गणेश जी होते हैं। हर अखाड़े के अपने अपने देवता होते हैं। हमारे अटल अखाड़े के देवता गणेश जी महाराज हैं। उनका आज पूजन होकर वेदों मंत्रों के द्वारा और महाकुंभ छावनी के लिए प्रवेश किया जा रहा है और इस अवसर पर सारे देशवासियों को और बहुत शुभकामनाएं। देश में शांति का, अमृत का, एकता का संचार हो, भाईचारा हो और क्राइम खत्म हो। इसलिए ये कुंभ मेले का अवश्य ही सभी को आकर के दर्शन करना चाहिए और यहाँ इस एकता के समूह को देखकर अपने देशों में भी जाकर एकता को प्रतिपादन करना चाहिए, स्थापना करनी चाहिए। कुंभ में इस साल बहुत कुछ खास होने वाला है। उसमें से एक महाकुंभ में महिला बटुकों की गंगा आरती है, यानी इस महाकुंभ में पुरुषों की जगह महिला बटुक गंगा आरती करेंगी। ये पहले जय त्रिवेणी जय प्रयागराज संस्था की ओर से की गई है। उसके लिए महिला बटुकों ने 7 महीने पहले ही तैयारी शुरू कर दी थी। जून में महिला बटुकों ने आरती करना शुरू किया, जो हफ्ते में सिर्फ एक दिन ही गंगा आरती कर रही थी। लेकिन जब महाकुंभ में केवल 10 दिन बचे हैं तो अब नियमित तौर पर गंगा आरती महिला बटुक ही करेंगी। तो आप देखिए महाकुंभ में संतों की अनूठी प्रथा जो है ये शुरू हो गई है। महाकुंभ के रंग हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और महाकुंभ में संतों की अनूठी प्रतिज्ञा करती हुई ये महिला बटुक जो है वो आपको आरती करती हुई नजर आएंगी। कन्याओं के द्वारा आरती पहली बार हो रही है। हम लोग गंगा दशहरा से ये शुरुआत किए हैं और बहुत ही मन को शांति सुकून मिलता है, क्योंकि हम लोग ये पूरे विश्व में सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। बालक और बालिकाएं दोनों साथ में एक तालमेल लेके आती हुई है। ऐसे आती है महाकुंभ के समय हर रोज 11 जनवरी से 28 फरवरी तक करेंगे और आपका स्वागत है कि हमारी महाकुंभ में जो आरती हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। प्रयागराज में हर तरफ महाकुंभ की रौनक बिखरने लगी है। दुनिया के सबसे बड़े मेले के आयोजन को लेकर भव्य तैयारी जारी है। अखाड़ों का छावनी प्रवेश हो रहा है। कल अटल अखाड़े का छावनी प्रवेश हुआ तो आज महानिर्वाणी अखाड़े का प्रवेश होगा। रेलवे भी तैयार है, उसने यात्रियों के लिए खास व्यवस्था कर ली है, यानी रेलवे जंक्शन हो या कुंभ नगरी, हर जगह शानदार छटा बिखरी हुई है।
जैसे जैसे महाकुंभ के प्रारंभ के दिन नजदीक आ रहे हैं, महाकुंभ क्षेत्र की रौनक बढ़ती ही जा रही है। महाकुंभ मेले में हर दिन के साथ अलग अलग अखाड़ों का छावनी प्रवेश बड़े ही धूमधाम से हो रहा है। छावनी प्रवेश करने वाला अटल अखाड़ा चौथा अखाड़ा है। इससे पहले जूना, आवाहन, अग्नि अखाड़े छावनी प्रवेश कर चुके हैं। अटल अखाड़े के बाद महानिर्वाणी अखाड़े का छावनी प्रवेश होगा। महाकुंभ में अखाड़ों को आन बान और शान माना जाता है। अखाड़े भी छावनी प्रवेश के वक्त अपनी शान, भव्यता और शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। अटल अखाड़े के छावनी प्रवेश से सनातन की अलौकिक छटा गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम तट पर देखने को मिली। रथ पर चांदी के बने हौदों पर बैठे महामंडलेश्वर, घोड़ों पर सवार साधु संत और हाथों में अस्त्र शस्त्र लहराते नागा साधुओं वाले अटल अखाड़े की शोभा यात्रा देखते ही बन रही थी। यात्रा के स्वागत के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। बात अगर महाकुंभ की तैयारियों की करें तो संगम नगरी में गंगा आरती को लेकर खास तैयारी की जा रही है। महाकुंभ के शुरू होने से पहले ही इसको भव्य बनाने की कोशिश चल रही है। ये भव्य आरती तो नित्य प्रति होती है। आज विशेष आरती हुई है। हम लोगों ने कुंभ मेले का रिहर्सल किया है कि अब यहाँ पर बटुक बालक लोग जो है त्रिवेणी आरती करेंगे और कन्याएं जो है यहाँ पर जो है गंगा आरती करेंगी। और आज ये पूरी प्रस्तुति जो है कुंभ मेला को समर्पित है। महाकुंभ के दौरान त्रिवेणी आरती बटुक बालक करेंगे तो गंगा आरती का जिम्मा महिलाओं को दिया गया है। कन्याओं के द्वारा आरती पहली बार हो रही है। हम लोग गंगा दशहरा से ये शुरुआत किए हैं और बहुत ही मन को शांति सुकून मिलता है, क्योंकि हम लोग ये पूरे विश्व में सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। बालक और बालिकाएं दोनों साथ में एक तालमेल लेके आती हुई है। ऐसे आती है महाकुंभ के समय हर रोज 11 जनवरी से 28 फरवरी तक करेंगे। और आपका स्वागत है कि हमारी महाकुंभ में जो आरती हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसे देखें। रेलवे भी महाकुंभ को लेकर खास तैयारी कर रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा यात्री महाकुंभ मेले में भाग लेने के लिए रेलवे का ही इस्तेमाल करने वाले हैं। ऐसे में रेलवे ने प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर कर्मचारियों की विशेष ड्यूटी लगाई है। इस दौरान वो हरे रंग की जैकेट पहनेंगे। इन जैकेटों के पीछे एक QR कोड अंकित होगा, जिसे श्रद्धालु अपने मोबाइल से स्कैन कर सीधे UTS यानी अनारक्षित टिकटिंग सिस्टम मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकेंगे। ये ऐप यात्रियों को बिना लाइन में लगे अनारक्षित टिकट बुक करने की सुविधा देता है। महाकुंभ के दौरान रेलवे स्टेशन पर भीड़ प्रबंधन और तीर्थयात्रियों को परेशानी मुक्त अनुभव के लिए रेलवे हर स्तर पर तैयारी कर रहा है। प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर स्लीपिंग पॉड्स भी बनाए गए हैं, जिसमें आपको 1 घंटे के आराम के लिए 150 रुपए देने होंगे, जबकि इसके चार्ज घंटे के हिसाब से तय होंगे। प्रयागराज स्टेशन पर कुल 70 पॉड हैं, जिनमें 10 पिंक स्लीपिंग पॉड भी बनाए गए हैं। प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रयागराज में महाकुंभ अपनी भव्य छटा बिखेरने को तैयार है। साधु संतों का जमघट महाकुंभ के लिए लगना शुरू हो गया है। ऐसे में संगम नगरी में बाबाओं के अनोखे रूप देखने को मिल रहे हैं। इन्हीं में से एक है चाय वाले बाबा। ये सिर्फ चाय के ही दीवाने नहीं है, इन्हें तेज रफ्तार से बाइक दौड़ाने का भी बेहद शौक है। क्या है 41 साल से चाय पीने वाले बाबा मौनी महाराज का महाप्रण? देखिए खास रिपोर्ट। महाकुंभ को लेकर संगम नगरी में साधु संतों का जमावड़ा लगने लगा है और इन सब की छटा देखते ही बन रही है।
साधु संतों के इस अद्भुत संसार में बाबाओं के अनोखे रूप देखने को मिल रहे हैं। महाकुंभ के लिए अलग अलग तरह के बाबा प्रयागराज पहुंच रहे हैं। उन्हीं में से एक हैं मौनी महाराज, जिसे लोग चाय वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। चाय के शौकीन ये बाबा 4 दशक से अन्न और जल को त्याग चुके हैं। 41 साल से ये सिर्फ चाय पर जिंदा है। दिन भर में जब तक 10 कप चाय ना पी लें, इनका शरीर नहीं चलता है। अपने पास आने वाले भक्तों को भी ये चाय ही पिलाते हैं। महाराज जी मौन व्रत धारण किए हुए हैं विगत 41 वर्षों से, तो जो भी कुछ है वो लिख करके ही बताते हैं। अपना वो नोट्स बनाते हैं और जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनको फॉरवर्ड करते हैं। कुछ जो लोग सामने से नहीं ले पाते उनको व्हाट्सएप के जरिए या अन्य माध्यमों से भिजवा दिया जाता है। चाय वाले बाबा मौनी महाराज का असली नाम दिनेश स्वरूप ब्रह्मचारी है। इन्होंने एक और कठोर प्रण लिया है, आजीवन मौन रहने का। ये बोलकर नहीं, लिख कर बताते हैं और छात्रों को नोट्स भी देते हैं। चाय के अलावा मौनी महाराज को तेज रफ्तार से बाइक चलाने का भी शौक है। हाईवे पर इनके बाइक की रफ्तार 100 से कम नहीं होती है। ये मात्र 45 मिनट में ही प्रतापगढ़ से प्रयागराज महाकुंभ मेले में पहुंचे हैं। बाबाओं की दुनिया में अलग अलग रंग नजर आते हैं, तो वहीं इन बाबा में आध्यात्मिकता, एजुकेशन भी नजर आता है। और ये एजुकेशन ऐसा कि मौन रहकर है। और ऐसे में ये कई जो शिक्षा की अलग होती है, यूपीएससी की परीक्षा की, उसकी भी जगह रहे। और ऐसे में अब सारे बच्चे जहाँ पढ़ रहे हैं वहीं अध्यात्म में भी ये सीख रहे हैं। और बाबा का ये कहना है एक प्रकार से कि बिना बोले भी बहुत सी शिक्षा होती है, जो मैं बिना बोले ही सबको दे रहा हूँ। 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ को लेकर संगम नगरी में ऐसी भव्य तैयारी की जा रही है जिसका हर रंग देखते ही बन रहा है। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर महाकुंभ का समापन होगा। बारह साल बाद महाकुंभ मेला लगता है, जिसमें देश ही नहीं दुनिया भर से लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। आस्था, संस्कृति और अध्यात्म के इस महाकुंभ में साधु संतों का ऐसा अनोखा संसार भी बसा है जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ये साधु संत महाकुंभ का संदेश, एक हो पूरा देश के महामंत्र और सामाजिक संदेश को दुनिया तक पहुंचाने यहाँ आए हैं। प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। महाकुंभ की भव्य गंगा आरती के बाद अब आपको काशी और अयोध्या की गंगा आरती दिखाते हैं। साल के पहले दिन जब गंगा आरती हुई तो ये पल बेहद खूबसूरत नजर आया। घाट किनारे श्रद्धालुओं की संख्या थी। इस बीच विश्व प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट किनारे नए साल का स्वागत दीप जलाकर किया गया। गंगा आरती के दौरान 2100 दीपकों की दीपमालाओं के जरिए 2025 की मंगल कामनाएं लिखकर नए साल का स्वागत किया। साथ ही मां गंगा से देश और समाज के सुख समृद्धि की कामना की गई। वहीं अयोध्या में सरयू घाट पर पावन गंगा आरती के साथ नए साल का स्वागत किया गया, जिसमें रामलीला के दर्शन के लिए पहुंचे भक्त सरयू आरती में शामिल हुए। देखिए 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बनारस के दशाश्वमेध घाट की ये तस्वीरें हैं। अद्भुत तरीके से काशी इस वक्त नजर आई। पहली तस्वीर में आप देखेंगे महिला बटुक आरती करती हुई नजर आई। दूसरी तस्वीर काशी की तस्वीर है। 2025 का दीप जलाकर वहां स्वागत किया गया है। और आखिरी और तीसरी तस्वीर है रामनगरी की। आने वाला वर्ष जो है, जो वर्ष जा रहा है, उसमें देख अपना बता करके जा रहा है कि इस वर्ष अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, जिसकी वजह से कि पूरी दुनिया से लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र रहा है। जिस तरीके से कि बाबा विश्वनाथ और भगवान श्री राम एक दूसरे के पूरा के, उसी तरीके से अयोध्या का श्री राम मंदिर
और काशी का बाबा विश्वनाथ मंदिर भी एक दूसरे के पूरक है। अगर आप अयोध्या आते हैं तो आपको काशी आना है, अगर आप काशी आए हैं तो आपको अयोध्या जाना है। तो 2025 जो है उसी के आगमन के लिए, और 2025 आगमन के साथ साथ इस वर्ष 2025 में जो महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है वो अपने आप में ही एक इतिहास रचेगा। जो हमारे देश के शीर्ष नेतृत्व कर रहे हैं माननीय शशि मोदी जी, और प्रदेश का नेतृत्व करने वाले श्री योगी आदित्यनाथ जी, तो पूरी दुनिया से लोगों को उन्होंने आमंत्रण दिया है और अतिथि के रूप में उन लोगों ने महाकुंभ में आतिथ्य स्वीकार करने के लिए बुलाया हुआ है। तो माँ भगवती से और बाबा विश्वनाथ से ये प्रार्थना भी है, ये जो इस बार का महाकुंभ है जो अपने आप में ही एक इतिहास रचेगा, वो पूरी तरीके से सुरक्षित और पूरी तरीके से आनंददायक हो, ताकि हमारे जो भी दर्शनार्थी और जो भी हमारे बाहर से अतिथि आते हैं वो पूरा संतुष्टि और सुरक्षा के साथ यहाँ से जाएं। और चलिए अब बात काशी के नमो घाट की कर लेते हैं, जहां नए साल के पहले दिन लोगों की भारी भीड़ जुटने लगी है। लोग भारी संख्या में यहां पहुंचने लगे हैं। हाल ये हो गया है कि कुछ वक्त तो यहां पैर रखने की जगह भी नहीं बची है। नमो घाट बनने के बाद से ही ये जगह पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। नमो घाट पर ओपन थिएटर लाउंज, बाथिंग कुंड के अलावा बनारसी खान पान का भी इंतजाम किया गया है, लिहाजा लोगों को ये घाट खूब भा रहा है। और चलिए अब बात शिरडी के साईं बाबा की और उनके अनूठी भक्ति की। नए साल के मौके पर भक्तों ने साल के पहले दिन साईं बाबा को जमकर चढ़ावा चढ़ाया। साईं भक्त श्रीमती बबीता टीकू ने साईं चरणों में 203 ग्राम वजन का सोने का हार भेंट किया। इसकी कुल कीमत 13,30,348 रुपए है। उन्होंने खूबसूरत कढ़ाई वाला हार साईं बाबा के चरणों में अर्पित किया। अब आपको लेकर चलते हैं पहाड़ों की खूबसूरत वादियों के बीच, जहां बर्फबारी ने पहाड़ों की फिजा को बदल दिया है और इस खूबसूरत नजारे को कैमरे में कैद करने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। आलम यह है कि इन दिनों पहाड़ों पर बर्फ उत्सव मनाया जा रहा है। बर्फ की मोटी चादर पर लोगों ने खेलना शुरू कर दिया है। स्थानीय व्यापारियों ने बर्फ उत्सव के लिए खास बर्फ गेम का आयोजन किया, जिसमें एंजॉय करने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। सैलानियों के लिए अच्छी खबर यह है कि आने वाले कुछ दिनों में बर्फबारी होने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों में बर्फबारी और बारिश का अनुमान है, जबकि मैदानी इलाके पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में कोल्ड वे चलने का अनुमान जताया गया है। साथ ही दिल्ली समेत उत्तरी मैदानी इलाकों में 4 से 6 जनवरी के बीच हल्की बारिश होने की संभावना है। दरअसल एक हफ्ते में 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गए हैं, जिसकी वजह से पश्चिमी हिमालयी राज्यों में बर्फबारी होने का अनुमान है और मैदानी इलाकों में शीतलहर चलने की संभावना है। इस वक्त हम गुलमर्ग की कांगडूरी पीक पे हैं। जो पहला फेज है गुलमर्ग का, जो फेमस स्टार है उसका पहला फेज, और यहाँ आप देख सकते हैं कि कितने ज्यादा टूरिस्ट हैं, पर्यटक जो कि देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं और कुछ इंटरनेशनल टूरिस्ट भी हमें यहाँ मिले। नया साल मनाने आए हैं और यहाँ जो है एक सेंटर ऑफ एक्टिविटीज को आप कहेंगे। यहाँ टूरिस्ट जो है अलग अलग चीजों में अपने आप को इंडल्ज कर रहे हैं, चाहे आप स्कीइंग की बात करें, और स्कीइंग का जो बेसिक लेवल है यहाँ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी जो है पहले लेवल में आपको गिरना तो जरूर है। तो वही सीन्स और आसपास सब तरफ जो है टूरिस्ट ही टूरिस्ट हैं। एक हब है, एक जो है केंद्र बिंदु है, बन चुकी है। अगर आप गुलमर्ग की बात करें, यहाँ ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। और उसके बाद जो अगला फेज है गंडोला का, जो कि सबसे शानदार फेज, जो कि बिल्कुल स्टीप चढ़ाई ऊपर अफरवट माउंटेन पीक तक जाता है, वो यहाँ से आगे जाता है। लेकिन ज्यादातर जो पर्यटक हैं, जो विजिटर हैं, यहीं रुक जाते हैं और यहीं एंजॉय करते हैं। यहाँ अभी रिसेंटली स्नोफॉल हुआ और अगर आप आने वाले दिनों की बात करें तो अब जो है बम्पर स्नोफॉल प्रिडिक्टेड है गुलमर्ग के लिए। तो ये जो चोटियां हैं अगले एक हफ्ते में आपको बर्फ से और ज्यादा भरी दिखेंगी। 2 से 3 फीट की बर्फ की प्रेडिक्शन है। अगर गुलमर्ग की बात करें तो बम्पर स्नोफॉल है और स्कीइंग और बाकी एक्टिविटीज के लिए जो बहुत जरूरी बर्फ, अगर आप गुलमर्ग की बात करें तो बहुत खूबसूरत नजारे और उसके बीच में पर्यटक हजारों की संख्या में। भीड़ और हिसाब से अभी है, अभी भी बढ़ेंगे लोग, तो
तो क्या कहेंगे आप जो हॉलीडे प्लान कर रहे हैं, आना चाहिए कश्मीर? बिल्कुल आना चाहिए। परफेक्ट डेस्टिनेशन लाइफ में एक बार तो कश्मीर आनी ही चाहिए। वन टाइम आई हूँ, फर्स्ट टाइम आई हूँ, लेकिन बहुत खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत जगह, पहली बार कश्मीर आया और इतना खूबसूरत जगह है बता नहीं सकता। लोग कहते हैं जन्नत है धरती का, तो गलत नहीं कहते, बिल्कुल सही कहते हैं, ये जन्नत है। कल से स्नो दिखाया, बढ़िया स्नो दिखाया, टूरिस्ट बढ़ेगा तो काम भी बढ़ेगा सब। हाँ बढ़े। क्या क्या यहाँ एक्टिविटी करता है? यहाँ पे स्कीइंग है, स्लेज है, स्नो बाइक है, यहाँ पे 3 एक्टिविटी चलता है। 3 है। तो ज्यादा क्या पसंद करते हैं टूरिस्ट? ज्यादा पसंद करते हैं स्कीइंग है, स्लेज है, बाइक में जाते स्नो बाइक के लिए। मेरा सपना था कि कश्मीर जाना है, मतलब आज मेरा एक सपना पूरा हो गया। मतलब इतना अच्छा जन्नत, सच में इसको जन्नत बोलते हैं, इंडिया का जन्नत है कश्मीर। गुलमर्ग के खूबसूरत नजारे देख के जो है यहाँ पहुंचे हैं और बहुत खूबसूरत पल जो है स्पेंड कर रहे हैं। कैमरा पर्सन तारिक लोन के साथ मीर फरीद, कांगडोरी। और अगली तस्वीर डोडा की है, जहां से अद्भुत नजारा सामने आया है। यहाँ ठंड और बर्फीले मौसम ने झरने को जमा दिया है। जमी हुई बर्फ यहाँ कांच की तरह नजर आ रही है। इस नजारे को यहाँ आए लोग कैमरे में कैद करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो अब देखिए किस तरह से ये झरना जो है वो जम गया है और बेहद खूबसूरत ये लग रहा है। डोडा का ये नजारा है, जम्मू कश्मीर में ये झरना है जहां ये बर्फ में तब्दील हो गया है। और यही तस्वीर जो है वो पर्यटकों को खूब लुभा रही है। इसे कैमरे में कैद किया जा रहा है और कुदरत की सबसे खूबसूरत तस्वीर इस वक्त बर्फीले मौसम में ये झरना जो है किस तरह से जम गया। आप देख सकते हैं कि पर्यटक जो है वो यहाँ पर आकर सेल्फी खींचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अक्सर झरना जो होता है वो बहते हुए नजर आता है, लेकिन ये झरना जो है वो जम चुका है और बर्फीला झरना भी लोग इसे कह रहे हैं। और डोडा का ये झरना है, तो बर्फीले मौसम में ये झरना पूरी तरह से जम चुका है। पहाड़ों पर तापमान माइनस में चल रहा है। पारा कितना गिर रहा है इसका अंदाजा कुपवाड़ा की एक तस्वीर से लगाया जा सकता है। देखिए कैसे एक जलाशय में पानी निकलते ही जम रहा है। इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुपवाड़ा में तापमान किस हद तक नीचे जा चुका है। माइनस में टेम्परेचर है, पानी जम रहा है, ठिठुरन बढ़ती जा रही है और लोग कुछ हद तक इस मौसम को एंजॉय भी कर रहे हैं, लेकिन लगातार ऐसा मौसम रहना लोगों के लिए परेशानी का सबब भी खड़ा कर रहा है। तो कश्मीर से आपको सीधे लेकर चलते हैं हिमाचल के पहाड़ों की ओर, जहां बर्फबारी ने पहाड़ों की रंगत ही बदल दी है। क्या पहाड़, क्या सड़क, क्या रेल मार्ग, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही बर्फ। और इस खूबसूरत नजारे को अपनी यादों में बसाने के लिए भारी संख्या में सैलानी यहां पहुंच रहे हैं। वहीं सैलानियों के वेलकम के लिए स्थानीय लोग भी पूरी तरह से तैयार हैं। तो ये नजारा है हिमाचल के मनाली का। आप देखिए कि सैलानियों के चेहरे किस तरह से खिल गए हैं और कुदरत की सबसे खूबसूरत तस्वीर इस वक्त जो निकल के आ रही है। जमी हुई बर्फ देखने के लिए लोग यहां पहुंच रहे हैं। बर्फ ने सैलानियों का दिन ही बना दिया है। तो पहाड़ों पर बर्फीला जश्न एक तरह से लोग मना रहे हैं और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो भी बेहद खुश हैं, क्योंकि जितने पर्यटक आएंगे तो स्थानीय लोगों के लिए उतना फायदा होगा। ये भारी बर्फबारी के बीच कुल्लू मनाली में पर्यटकों का तांता लगा हुआ है। लोग जमकर बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं और एडवेंचर के शौकीन लोगों के लिए कुल्लू मनाली में कई तरह के इंतजाम भी हैं। दरअसल नया साल मनाने के लिए भारी संख्या में सैलानी पहुंचे हैं और मौसम के इस बर्फीली रंगत ने यहां आए सैलानियों का दिन बना दिया है। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कुल्लू की तस्वीरें हैं और टॉप एंगल से आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं। कितना खूबसूरत नजारा कुल्लू का इस वक्त नजर आ रहा है। लगातार पर्यटक कुल्लू मनाली का रुख कर रहे हैं और अलग अलग एडवेंचर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कुल्लू में, जहां पर्यटक लगातार पहाड़ों की तरफ रुख कर रहे हैं। उन सब के बीच पर यहां पर
कई तरीके की एडवेंचर एक्टिविटीज में भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसी से जुड़ी ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नए साल के मौके पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं पहाड़ों का रुख करते हैं। और कड़ाके की ठंड के बीच मौसम में बदलाव होने वाला है। मौसम विभाग का कहना है कि आज से एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिससे जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में बर्फबारी हो सकती है, जबकि एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने वाला है, जो 4 से 6 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी की फुहारों का कारण बनेगा। इससे पहाड़ों पर बर्फबारी तो होगी ही, मैदानी इलाके भी तर होंगे। यही नहीं, अब कोहरे का असर भी बढ़ने लगेगा। नए साल के आगमन पर प्रकृति ने स्नोफॉल के रूप में उपहार दिया तो सभी के चेहरे खिल गए। एक बार फिर से प्रकृति बर्फबारी का उपहार देने के लिए तैयार है। यानी गुड न्यूज ये है कि पहाड़ी इलाकों में 2 जनवरी से बर्फ की फुहारें सैलानियों की मौज मस्ती में इजाफा कर सकती हैं। Expecting heavy rainfall or snowfall mainly over the western Himalayan region, primarily over Jammu and Kashmir and maybe western Himachal Pradesh, and isolated rainfall activity over पंजाब। कश्मीर में एक के बाद एक कुल 2 पश्चिमी विक्षोभ के चलते जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में बर्फबारी होने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि इससे कई इलाकों में ठंड में बढ़ोतरी भी देखने को मिल सकती है। यहाँ तक कि मौसम विभाग का कहना है कि 2 जनवरी के शाम से एक बार फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर कश्मीर में दिखेगा, जिससे ताजा बर्फबारी शुरू हो जाएगी। वो ताजा बर्फबारी पिछली बर्फबारी से कुछ ज्यादा भी होगी और उसके बाद न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि उत्तरी राज्यों में भी कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। 2 जनवरी की शाम से शुरू होने वाली बर्फबारी 6 जनवरी तक जारी रह सकती है। अगर बात मैदानी इलाकों की हो तो दिल्ली समेत उत्तरी मैदानी इलाकों में 4 से 6 जनवरी के बीच हल्की बारिश होने का अनुमान है। डिस्टर्बेंस एक्चुअली आ रही है, जो पहले वाली 2 और 3 तारीख में है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो दैट विल इम्पैक्ट माउंटेन्स ओनली, जैसे हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड एरिया, और जो 4 और 5 में आ रही है उसमें प्लेन्स के कुछ एरिया जैसे पंजाब के कुछ पार्ट्स और हरियाणा के कुछ पार्ट्स में संभावना। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी और लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। बारिश होगी तो तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, लेकिन जब मौसम साफ होगा तो शीतलहर में इजाफा हो सकता है। श्रीनगर से अशरफ वानी, चंडीगढ़ से कमलजीत संधू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पहाड़ों पर बर्फबारी होने से मैदानी इलाकों में शीतलहर चलनी शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के इलाकों में तापमान 0 डिग्री से नीचे है, जबकि मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान करीब 3.5 डिग्री के लगभग दर्ज किया गया है। पश्चिम राजस्थान के उत्तरलाई में तापमान 3.5 डिग्री है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में पश्चिमी हिमालय क्षेत्र और उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे गिरावट देखने को मिलेगी, जिसके चलते पूरा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में हो सकता है। यानी दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में न्यूनतम तापमान में थोड़ी गिरावट और देखने को मिल सकती है। उत्तर भारत समेत राजधानी दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ठंड के साथ साथ घना कोहरा भी पड़ रहा है और सुबह के वक्त तो हवाएं भी चल रही हैं, जो इस ठंड के एहसास को और ज्यादा बढ़ा रही हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं अक्षरधाम फ्लाईओवर पर और यहाँ से जो तस्वीरें हैं उनको देख करके साफ हो जा रहा है कि क्या कंडीशन है विजिबिलिटी की। आप देखिए NH9 पर जो गाड़ियां सामने से आ रही हैं उन्होंने ज्यादातर गाड़ियों ने अपनी लाइट्स को ऑन करके रखा है क्योंकि विजिबिलिटी कम है। और अक्षरधाम मंदिर जो कि यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर है, उसे किस तरीके से कोहरे की सफेद चादरों ने ढक रखा है, ये देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना घना कोहरा इस वक्त पड़ रहा है। और साथ ही साथ ये कंडीशन तो शहर के बीच की है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि ओपन में जो हाईवेज हैं, चाहे जो ट्रेन की पटरियां हैं, वहां पर किस कदर कोहरा पड़ रहा होगा। इसका इम्पैक्ट भी पड़ रहा है। कई सारी ट्रेनें देर से चल रही हैं। सुबह के वक्त 6 बजे एयरपोर्ट पर भी विजिबिलिटी काफी कम थी, जिसकी वजह से उड़ानों पर उसका असर पड़ा है और ये कंडीशन अभी कुछ दिन तक बना रहेगा।
सुबह के वक्त टेम्परेचर करीब 5 से 7 डिग्री के बीच रहेगा, लेकिन गनीमत बस यही है कि दिन के वक्त में न सिर्फ धूप निकल रही है बल्कि जो तापमान है वो 18 से 20 डिग्री के आसपास पहुंच जा रहा है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अगले 1-2 दिनों में उसका इम्पैक्ट उत्तर भारत में देखने को मिलेगा, तो एक बार फिर से सर्दी बढ़ सकती है। कैमरामैन शगुन भारद्वाज के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली। और अब बात दिलजीत दोसांझ की। जी हां, पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। पिछले दिनों अपने कॉन्सर्ट से देश के कोने कोने में समा बांधने वाले दिलजीत दोसांझ का नया वीडियो सामने आया है, जिसे देखने के बाद सिंगर के फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं। नए साल के पहले दिन दिलजीत ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और इसे 2025 की शानदार शुरुआत बताया। उन्होंने इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है और अपनी खुशी का इजहार किया है। वीडियो में पीएम मोदी सिंगर की तारीफ भी करते हैं और हिंदुस्तान के गांव का एक लड़का जब दुनिया में नाम रोशन करता है तो बहुत अच्छा लगता है। हिंदुस्तान के गांव का एक लड़का जब दुनिया में नाम रोशन करता है तो अच्छा लगता है। आपके परिवार ने नाम दिलजीत रखा तो आप जीतते ही जाते हो लोगों को। हम पढ़ते थे कि मेरा भारत महान, जब मैं भारत घूमा ना जी पूरा तो मेरे को पता चला ये क्यों कहते हैं मेरा भारत महान। सचमुच में भारत की विशालता एक अपना शक्ति है। हम लोग एक वाइब्रेंट सोसाइटी है। भारत में सबसे बड़ा कोई जादू जिसको कह लो तो वो योग है, और जिसने योगा को अनुभव किया है वो उसकी ताकत जानता है। मैंने आपका इंटरव्यू देखा था सर अभी हाल ही में। हमारे लिए आप प्रधानमंत्री एक बहुत बड़ा पद है, तो हम शायद एक जो उसके पीछे एक माँ और बेटा और इंसान है वो कई बार वो भूल जाता है, क्योंकि एक औहदा बहुत बड़ा है। जब आप अपने माँ को लेके और गंगा मैया को लेके वो दिल भरा वो टच होता था। एक्चुअली ये दिल से बात निकली है तभी दिल तक गई। ओ कहंदे किथे है तेरा रब दिसदा ही नहीं, मैं कहा अखां बंद कर ध्यान तर महसूस कर, गुरु नानक ता अंग संग है तू ही बस गैर हाजिर है, गुरु नानक गुरु नानक गुरु नानक।